नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और आज हम अपने खास शो में आपको मिलवाने जा रहे हैं दो कोरोना योद्धाओं से जिन्होंने कोरोना के दौरान शानदार काम किया। ये हैं प्रदेश के महानिदेशक चिकित्सा देवेंद्र सिंह नेगी और उनकी पत्नी डॉक्टर अनीता। डॉक्टर साहब, आप दोनों लोगों का इंडिया न्यूज में बहुत स्वागत है। मैं समझता हूँ कोरोना काल जो है सभी लोगों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था और आप तो ऐसे पद पे थे, सरकार की बहुत सारी योजनाओं को आप देख रहे थे बहुत नज़दीक से। तो आप जरा उस अपना अनुभव बताइए कि इन सारी लड़ाइयों से कैसे लड़ पाने में सफल हुए आप। मार्च में जब कोरोना स्टार्ट हुआ जी, उस समय मैं निदेशक श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय एवं लोक बंधु चिकित्सालय था। तो हम लोगों को ये कहा गया, क्योंकि उस समय लोगों को क्वारंटीन किया जाता था, तो क्वारंटीन करने में हम लोगों ने लोक बंधु चिकित्सालय में क्वारंटीन की सुविधा शुरू की, क्योंकि वो एयरपोर्ट के सबसे नज़दीक था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके जब नंबर ऑफ केसेस बढ़ने लगे तो ये हुआ कि लोक बंधु चिकित्सालय को लेवल 2 का कोविड चिकित्सालय घोषित कर दिया गया। तो हम लोगों ने करीब 150 बेड, जिसमें से कि 40 बेड वेंटिलेटर और या HFNC युक्त थे, वो किए। तो उसमें हम लोग पहले तो हम लोग क्या करते थे कि वहाँ पे कोविड के पेशेंट्स होते थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी में नॉन कोविड हॉस्पिटल था, क्योंकि कोविड के रोगियों के साथ साथ जो आम जनता जो अन्य बीमारियां हैं उनको सुविधा उपलब्ध कराना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी के साथ साथ मैंने दोनों का सामंजस्य स्थापित किया। फिर जुलाई में जिस समय कोरोना काफ़ी पीक में था, उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की जिम्मेदारी और बहुत बढ़ा दिया। जी, जिम्मेदारी बढ़ा दी जी। फिर धीरे धीरे करके जो हम लोग ने अब, क्योंकि जैसा आपको पता है कि शुरुआत में हमारे पास सिर्फ एक लैब थी, टेस्टिंग लैब थी, और हम ये कहते थे कि 60 टेस्ट हम कर पाएंगे सर। तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी। तो इस समय हम लोग के पास करीब 120 से ज़्यादा गवर्नमेंट लैब्स हैं और इसी के साथ साथ प्राइवेट लैब्स भी हैं। साथ ही साथ में हम लोग ट्रूनेट की एक मशीन हर हॉस्पिटल में है, और साथ ही साथ हम लोग जो एंटीजन टेस्टिंग जो है बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और जैसा पूरा आपको पता है कि इवन WHO ने इस चीज़ को सराहा है। आज हम लोग ये प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे ACS साहब और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 3 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट किए हैं। और यही हमारा जीत का मूल मंत्र रहा है, क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा करते थे। जब नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा करेंगे तो जो भी पॉजिटिव पेशेंट आएगा तो उसको हम लोग जो है वो सेपरेट कर लेंगे, ताकि वो और लोगों से को संक्रमित न कर सके। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि अभी जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है उसमें सरकार क्या कर रही है, आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अभी हम लोग जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत कम केसेस हो गए, लेकिन हमारे देश के दूसरे प्रदेशों में जैसे महाराष्ट्र में, केरला में, नागपुर में बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। अब क्योंकि होली का एक त्यौहार, एक ऐसा बड़ा त्यौहार है जिसमें हमारे प्रदेश के रहने वाले लोग जो कि वहाँ काम करते हैं या मजदूरी करते हैं, तो वो लोग ऐसे बड़े त्योहारों में आते हैं। तो ऐसे में उन सब लोगों को से, क्योंकि वो कैरी न कर रहे हो इन्फेक्शन, तो इसके लिए एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में जो है फोकस्ड सैम्पलिंग की जो, और साथ ही साथ मोहल्ला निगरानी समिति या ग्राम निगरानी समिति से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर कोई उनके एरिया में कोई आ रहा है और किसी को कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं तो तत्काल उसकी सूचना दें ताकि उनकी जांच हो सके। और साथ ही साथ जो हम लोग फोकस्ड सैम्पलिंग कर रहे हैं, फोकस्ड सैम्पलिंग में हम लोग ये करते हैं कि जैसे होली का त्यौहार है, होली के त्यौहार में लोग कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं या शराब खरीदते हैं या मिठाई खरीदते हैं या मार्केटिंग के लिए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरे प्रदेश में डिसाइड कर रखा है कि किस दिन कौन सा ग्रुप की फोकस्ड सैम्पलिंग होगी। तो उस ग्रुप को किस ग्रुप की कौन कौन से दिन होने जा रही है?
नहीं, अब जैसे उसका शेड्यूल पूरा हम लोग ने अभी बनाएंगे अभी आप? नहीं, दे दिया है। अच्छा, दे दिया। आज से फोकस सैंपलिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। अच्छा, तो ये करके जो है, जैसे मतलब शराब खरीदने जाने वाले होंगे तो उनका मंडे को फोकस सैंपलिंग होगी। जिस तरह से जो शेड्यूल के हिसाब से होगा, और ये प्रक्रिया पूरे प्रदेश में ये होगी। ये हमारी जो एक टीम है, हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय के अध्यक्षता में, वो टीम से हम लोग बैठते हैं, मंथन करते हैं कि किस तरह से हम लोग इस नंबर ऑफ केसेस को हम लोग रोक सकते हैं बढ़ने से। तो ये फिर एक डिसाइड होता है आपस में मिलके। फिर यही चीज हम लोग दीपावली में भी हम लोग ने अपनाया जो भी बड़े त्योहार होंगे उसमें अपनाए जाएंगे, क्योंकि ऐसे त्योहारों में सारे लोग आने का बाहर से सिलसिला रहता है। ज्यादा आते हैं। अनीता जी, ये बताइए कि आप और डॉक्टर साहब का काम तो एक ही है जी। तो कोरोना में तो जैसे कोई बाहर से आया तो उसको तो पहले ही बाहर कर दिया जाता था, हैं? कैसे ये तारतम्य बनाए, क्योंकि आपका भी उतना ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम है? नहीं, देखिए, डीजी बनने से पहले सर लोक बंधु हॉस्पिटल के और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के डायरेक्टर थे, तो वहाँ तो पेशेंट के कांटेक्ट में आना ही होता था। तो जब घर आते थे तो फिर उसके बाद पूरा कपड़ा चेंज करके आना, और क्योंकि हमारे इन लॉज भी साथ में रहते हैं तो उनका भी ध्यान रखना था हमका। तो इनकी शुरू से गेट से एंट्री अलग से होती थी। और सर आप बिलीव नहीं करेंगे, अलग गेट ही बना दिया? गेट ही अलग था सर पूरा जाने के लिए। आप बिलीव करेंगे 4 महीने तक का अलग कमरे में रहे, और आते ही कमरे में बंद, सारा अच्छा, खाना पीना आप अलग। कमरे में बंद कर देते थे इनको? हम नहीं बंद करते थे, वो खुद ही बंद हो जाते थे। और जब खाना वाना देने के अलग से उन्होंने अपने बर्तन सब अलग कर दिया था। तो देख के थोड़ा खराब भी लगता था, लेकिन लगता था नहीं ज़रूरी है, क्योंकि उस समय कोरोना नया नया आया था, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को जानकारी भी नहीं थी। तो जो हम लोग उस समय कर सकते थे, सोशल डिस्टेंसिंग, कितने दिनों बाद सैनिटाइजेशन। आप अनीता जी से मिल पाते थे? नहीं, बात तो हो जाती दूर दूर से, लेकिन हम लोग कोशिश ये करते थे कम से कम कांटेक्ट में मेरे हमारी एक संयुक्त परिवार है, और मेरे पिताजी और माताजी दोनों बुजुर्ग हैं, तो उनकी और हम लोगों को चिंता रहती थी कि तो इस वजह से हम तो आप लोगों ने ये नियम बना दिया कि हम लोग मिलेंगे नहीं, दूर से ही बस इशारे में बात करेंगे? वैसे नहीं, बात करेंगे। प्लस ये होता था कि जो कपड़े हम पहन के जाते थे उनको लौटने के बाद में गर्म पानी में डाल के और प्रॉपर सैनिटाइजेशन का हम लोग ख्याल रखते थे। आप लोग की मुलाकात कहाँ हुई थी डॉक्टर साहब? पढ़ने के दौरान हो गई थी या नहीं, एक्चुअली मेरे जो पापा थे सेक्रेटरी, मतलब विधानसभा में थे। अच्छा। और डॉक्टर साहब के मामा जी भी साथ साथ थे जॉब में। अच्छा। तो बस वहीं से उन दोनों की मुलाकात हुई थी। तो ये बाकी भाई हमारा भांजा है और इनकी बेटी है, तो बस ऐसे शुरुआत हुई सर। तो डॉक्टर साहब, जब आप मिलने गए थे मैडम से, तो आपने क्या पूछा या मैडम ने क्या पूछा आपसे? पहली बार की बात पूछ रहा हूँ। नहीं, देखिए, ऐसा होता है कि जो एक प्रोफेशन में अगर लोग रहते हैं, एक प्रोफेशन के होते हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि इनको भी पता है कि डॉक्टर की लाइफ किस तरह की होती है, कि जैसे हमारा इतना बिजी शेड्यूल है तो वो रहता है। तो लेकिन वही हुआ कि भाई आप थोड़ा जानकारी हासिल की, भाई आप कहाँ से पढ़े हो, क्या किया है, क्या नहीं करना है। तो और बाकी तो कोई शर्त नहीं रखी मैडम ने? नहीं, शर्त कोई नहीं रखी है। क्या पूछा मैडम जब आप लोग पहली बार मिले? तो नहीं, कुछ ऐसा खास कुछ पूछा ही नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा था। तो आप लकी हैं, मतलब आपने कुछ पूछा? हमने पूछा था लखनऊ में रहेंगे पेरेंट्स के साथ, तो हाँ है। सर मुझे लगता था कि भाई जैसे हम लोग इस पोस्ट में हैं, एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के साथ में रहें तो कोई प्रॉब्लम हो तो देख सकें। और सर हम लोग लकी रहे कि हम 10 साल शुरुआत में लखनऊ में रहे, फिर बाराबंकी, फिर वापस मतलब साथ ही में है। मेरे भी मतलब पेरेंट्स यहीं गोमती नगर में ही रहते हैं। तो ये आपने पहले शर्त रख दी कि तो लखनऊ ही रहना है डॉक्टर साहब, बाकी तो हम नहीं जानते? मैंने कहा कोशिश करिएगा कि आसपास ही रहें, नहीं लखनऊ तो नहीं बट आसपास, मतलब घर भी, अपना घर भी देख लें, मम्मी वाला घर भी देख लें, क्योंकि सबसे बड़ी आपने डॉक्टर साहब पे सौंप दी अपना? हाँ सर, वो तो खैर ये दोनों फैमिलीज हमारी हैं, जो भी कुछ होता है तो डिसीजन इन्हीं का होता है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो डॉक्टर साहब, मामा और इनके क्या आपके क्या लगते थे विधानसभा वाले? आपके मामा? नहीं, हमारे मामा जी सचिवालय में थे, इनके पिताजी विधानसभा सचिवालय। तो मामा और पिताजी ने मिलकर शादी तय मतलब डिसाइड करा, भाई बच्चे हैं, दोनों डॉक्टर हैं, अगर आप लोग हो तो उनको मिलवा दीजिए। नहीं, हम लोग हाँ सर, मिल गए तो ठीक लगा सर, पसंद आ गए पहली नजर में। क्या बात। तो ये बताइए मुझे कि अभी बहुत सारे काम में आप लोग को समय बड़ा कम मिलता होगा, परिवार को कितना समय मिल पाता होगा परिवार को? सर हमारी जॉइंट फैमिली है वैसे तो, छोटा भाई भी साथ में रहता है। और पहले मैं लोहिया हॉस्पिटल में थी, वो मर्जर हो गया तो मैं सिविल हॉस्पिटल में आ गई। तो वहाँ तो ऑलमोस्ट मेरी ओपीडी रहती है, तो 2 बजे बाद मैं घर ही आ जाती हूँ, और ज़्यादातर मतलब कॉल पे रहती है। उसके बाद तो सर मैं तो घर पे ही रहती हूँ। इनका रहता है कि डॉक्टर साहब बाहर रहते हैं? वो तो सुबह 9 बजे से लेकर रात का तो कोई टाइम ही नहीं है। शिकायत नहीं करती कि आप
नहीं सर, शिकायत क्या, जब इसमें काम नहीं, में इसीलिए कर तो रहा है मैंने तो आपको नहीं बताया ना कि अगर मुझे तो बल्कि अच्छा लगता है। एक नहीं ही नहीं ग्रुप, सर, एक ही अगर प्रोफेशन हो तो लोगों को समझ में आता है हमें कि पता है सर किस तरह की इस समय, क्योंकि दिक्कत इतनी क्राइसिस है और इनको मतलब लोगों को जरूरत है इनकी, मतलब डॉक्टर और साहब ये को कर लिबर्टी सकते आप हैं। देती रहती, कोई चिंता की बात नहीं है। नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, मुझे लगता है नहीं, जो लोगों के लिए ठीक है वो मेरे लिए भी ठीक है, तो आप काम करते डॉक्टर रहिए। साहब, आप तो उत्तराखंड से आते हैं, तो आप जरा अपने बचपन के बारे में बताइए, परिवार के बारे में बताइए। देखिए, मेरे पिताजी जो थे वो एक्स सर्विसमैन थे, जी और मैंने भी इस नौकरी ज्वाइन करने से पहले मैं 5 साल सेना में मैंने मेडिकल में काम किया। जी। उसके बाद में मैं शॉर्ट सर्विस 5 साल करने के बाद में मैं लखनऊ आ गया, मतलब आ गया। तो उसके बाद में मेरी पूरी मैंने MBBS और MD KGMC लखनऊ से किया, सर। और डॉक्टर साहब ने मेरठ मेडिकल कॉलेज से किया। तो इस प्रकार से जो है, और यहाँ पर ज़्यादातर मैं श्यामा प्रसाद सिविल मुखर्जी में हॉस्पिटल में जिसको कहते पहले हैं। एनेस्थेटिस्ट रहा, फिर मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एनेस्थेटिस्ट रहा, फिर मैं बाराबंकी हॉस्पिटल में भी एनेस्थेटिस्ट के पद पे काम किया। शुरुआत की नौकरी में हम लोग ने गांव में मसौली में बाराबंकी जनपद में हम लोग ने काम किया। बेटा हमारा छोटा था तो हम लोग वहीं जो हमारा हॉस्पिटल था वहीं रहते थे, और वहीं से रह के अपने मरीजों को देखा करते थे। फिर उसके बाद में जब यहाँ पे हुआ, तो जब मैं CMS हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय का, फिर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में डायरेक्टर रहा। फिर उसके बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी में डायरेक्टर का पदभार लिया लोक बंधु चिकित्सालय में, और फिर जुलाई में मैं DG का पद। हमें बताइए, खाली समय मिलता है तो क्या करने का मन करता है? थोड़ा सिंगिंग का शौक है, वो देख लेते हैं, कुछ बुक्स पढ़ने का शौक है, वो करते हैं सर। कौन बाकी सिंग मुझे करता है? कुकिंग डॉक्टर का साहब शौक करते है, हैं, आप मैं करते हैं? इन्हीं को देख देख के मैं भी शौक लगा था। जब हॉस्टल में रहते थे तो वहाँ उस समय कुछ टीवी वगैरह का तो कुछ ना था, तो अपना छोटा ट्रांजिस्टर लेके चले आए। मैंने मेरठ से करा तो मतलब, और लखनऊ में रहती थी तो था कि बस छुट्टी के जाए, मतलब इतना जल्दी आना जाना भी नहीं होता था शुरुआत में। अपना ट्रांजिस्टर था, अपनी बुक्स थी और अपनी पढ़ाई की बुक्स थी, बस इससे टाइम पास होता था सर, कॉलेज के अलावा। ऐसा है ना कि जो भी अगर, क्योंकि ये एक काफ़ी चैलेंजिंग काम है आपका। चैलेंजिंग जी, काम है, तो ऐसे में आदमी को रिलैक्सेशन के लिए म्यूज़िक का बहुत अच्छा वो रहता है, और मुझे म्यूज़िक का शौक़ है। तो जब भी हमको समय मिलता है तो हम लोग तो अब आपको सुनाइए, फिर मैं तब अगला सवाल करूंगा। बेड़ुपाको बारुमासा, बेड़ुपाको बारुमासा, ओ नरण काफल पाको चेता मेरी सैला, बेड़ुपाको बारुमासा, ओ नरण काफल पाको चेता मेरी सैला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका क्या मतलब हुआ डॉक्टर साहब? ऐसा है कि बेड़ू बेड़ू का एक फल जो होता है, अच्छा। वो 12 मास पकता है। अच्छा। और एक काफल जो फल होता है, वो काफल पाक चैत के महीने में होता है। तो इसमें आगे भी स्टंजा है कि जैसे ये गाना हमें क्या संदेश देता है? ये बेसिकली लोकगीत हैं। लोकगीत हैं, तो पहाड़ों में या कहीं पर भी जो अपना, क्योंकि वहाँ भी लाइफ बहुत टफ है, तो जब खाली समय मिलता है या तीज त्योहारों में या फंक्शंस में लोग इस तरह से अपना गाते हैं और मतलब लोगों को जोड़ने का काम ये लोकगीत करता है। जी। डॉक्टर, मेरे मन में 2 सवाल थे। एक सवाल तो ये था कि ग्रामीण अंचलों में देखिए, डॉक्टरों की अक्सर आप लोग देखते हैं कि डॉक्टरों की कमी है, हमें उसको और बेहतर बनाना है। मुख्यमंत्री जी भी लगातार इसको लेकर प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे नए क्लॉज आप लोग लेके आए हैं। तो इस दिशा में आपकी सरकार या एज ए DG हेल्थ किस तरह से काम हो रहा है? देखिए, इसमें हम लोग काफ़ी चेंजेस कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत हो रही है कि क्लास 2 जो स्पेशलिस्ट लोगों की, exactly. डॉक्टर्स की, तो इसके लिए अभी हम लोग ने नई नियमावली बना दी है, जिसमें कि हम लोग सिर्फ स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही चुनेंगे, जो MD MS होंगे या डिप्लोमा होल्डर होंगे विद एक्सपीरियंस होंगे। तो ऐसे करके हम लोग आज या कल में ही जो है करीब 3620 3620 पदों के विशेषज्ञ पदों का अध्याचन
उत्तर यूपी जा रहे पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजेंगे। अरे वाह, 3600 3620 लोगों का, बहुत वो विभिन्न विधाओं डिपार्टमेंट में के एक्सपर्ट लोग होंगे वो। हाँ, एक्सपर्ट लोग होंगे। और साथ ही साथ में, क्योंकि अब इधर देखिए पूरा वो मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, इक्विपमेंट्स नए नए आ रहे हैं, तो इसके लिए हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है उसके लिए भी हम, जैसे ओटी टेक्नीशियन है, या इतने सारे वेंटिलेटर इसमें आए हैं, तो इस वेंटिलेटर में क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन है, या हमारे ट्रॉमा सेंटर हैं तो ट्रॉमा टेक्नीशियंस हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी कुछ पद हमारे पुराने हैं जो कि लगभग उसमें अब कोई डेड कैडर टाइप के हैं, तो उन पदों को हम परिवर्तित करा देंगे इन पदों में। तो इन ऐसे करने से जो हमारे चिकित्सालयों में अगर वेंटिलेटर की सुविधाओं के लिए टेक्नीशियन, आईसीयू के लिए कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, और ट्रॉमा के लिए ट्रॉमा टेक्नीशियन, ये भी हम लोग वो कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो हमें समय के साथ साथ जो हमारे मेडिकल उसमें एडवांसमेंट हो रहे हैं उनको हमें आगे लेके जाना होता है, तो उसी के साथ साथ हमको चलना होता है। तो और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें काफ़ी वो है। और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी हम लोग के लिए, अब जैसे हम लोग पहले ढूंढते थे कि वेंटिलेटर कहाँ से मिलेगा, तो भारत सरकार के द्वारा इतने वेंटिलेटर, हाई फ्लो नेजल कैनुला, तो ये सारी चीज़ें, और प्लस इतने ढेर सारे आईसीयू बेड्स, तो ये करके ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, तो ये सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोगों को, ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कोविड की वजह से कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं को मिला। और जैसा कि आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैक्सिमम बजट जो है वो हेल्थ स्टेटस को दिया है। और इस बार हमारा फोकस ज़्यादातर जो है वो ग्रामीण अंचल के में, ख़ास तौर से जो वहाँ पे जांच की सुविधा करने के लिए, इसके लिए पूरा जोर दिया है। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा था कि अभी हाल में मैंने 2 घटनाओं का मैं जिक्र करूंगा। प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक प्रयागराज से खबर आई थी, आपने देखा होगा कि बच्ची गई थी, उसको टाका बिना लगाए छोड़ दिया। एक यहीं लखनऊ की खबर थी, उसमें बच्चा गया और उसका इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ऐसे हॉस्पिटल्स को मैं समझता हूं कि अगर किसी की शिकायत 1 बार आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई उस तरीके से, प्रभावी तरीके से क्यों नहीं हो पाती है? नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है। आज के दिन में ये है कि कोई भी है, जैसे आपने इलाहाबाद की उसका जिक्र किया, नहीं, लखनऊ की घटना में नहीं कार्रवाई हुई। हम तो सीएमओ को भी जानकारी है, ये सीएमओ को भी जानकारी है। नहीं, तो आप इस चीज को मैं आपके पास भिजवाता हूँ। बिल्कुल, आप मेरे पास लेकर आइए। क्योंकि सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों को भगवान का रूप माना जाता है। डॉक्टरों को कहा जाता है कि भाई भगवान के बाद वही ऐसे लोग हैं जो जिंदगी बचाने का काम करते हैं। और अगर डॉक्टरों को अगर हम इस रूप में देखें तो बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत तकलीफ होती है। देखिए कि ये तो डॉक्टर को ये सोचना चाहिए कि हमारा मेन काम जो है समाज की सेवा करना है। और जैसा कि आप कोविड के टाइम में आपने देखा कि रिश्तेदार अपने दूर भागते लोगों को छोड़ दे रहे थे, दूर भागते थे, लेकिन हमारे जो डॉक्टर्स हैं और सब लोग जो है दिन रात उनके साथ लगे रहते थे। और इसी के साथ साथ कई लोगों ने, हमारे साथ के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स या इवन 4th क्लास एम्प्लॉय ने इसमें अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। तो उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है उनके पेपर्स मंगवा कर, यहाँ तक ये हुआ है कि संविदा का भी आदमी है तो उसको भी इंश्योरेंस का पैसा दिलाया जाएगा, उसको हम लोग प्रायोरिटी में उसका निवारण कर रहे हैं। संविदा को लेके भी डॉक्टर साहब बड़ी सारी शिकायतें आपके पास आती रहती होंगी। कहा जाता है सैलरी आपकी ये रहेगी, सैलरी वो मिलती नहीं है। कोई ऐसा आप लोगों ने कोई ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की है जिसकी वजह से बहुत, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं। जी। और मैं समझता हूँ कि जो एजेंसियां नामित होती हैं वो उनके साथ किस तरह का व्यवहार करती हैं आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, लेकिन मेरे पास भी अक्सर ऐसी शिकायतें आती हैं। तो इसको और बेहतर करने के लिए, क्योंकि अब आप लोगों ने तो सारी चीज़ें जेम पे डाल दी हैं, उसके बाद भी वही सारी चीज़ें हो रही हैं, वैसे ही काम हो रहे हैं। देखिए, इसमें मेनली जो है वो जो वहाँ का इंचार्ज है उनके ऊपर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बैठ के वो नहीं कर, कुछ पूरा मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कहीं से भी कोई वो मिलती है तो बाकायदा उसकी जांच वो कराई जाती है।
मैं जैसे तीन अस्पतालों में रहा, जी तो जो भी हम लोग ये इंश्योर करते थे कि जैसे उनको पूरा पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उनका जो पीएफ का पैसा कटता है तो वो उनका आप दिखाइए, हाँ दिखाइए, वो तो रिफ्लेक्ट करेगा सर। तो उसमें अगर आप थोड़ा सा भी सिंसियर हैं तो आपको पूरा वो दिखेगा कि वो, हाँ सारी चीजें दिख जाएंगी ऑनलाइन। तो ये वहाँ से भी परिधिगत अधिकारी का ये होता है, तो परिधिगत अधिकारी को ये काम करना चाहिए। और यदि वो इसमें बीच में अगर हमारे पास कोई भी इस तरह की कंप्लेन आती है तो उस पर पूरा हम लोग ध्यान देते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप दोनों लोग। आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों में और बेहतर सुधार होने की आवश्यकता है जिससे कि और तेजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का आप लोगों ने बहुत शानदार इस्तेमाल किया इस कोविड काल में। आप देखिए दूर दराज गाँव में भी है तो मोबाइल के जरिए या लैपटॉप के जरिए उनको मदद करने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है कि और ऐसा क्या बदलाव किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, 24 करोड़ के आसपास इसकी जनसंख्या है, कौन सी कुछ चीज़ें ऐसी लागू की जाए जिससे बहुत बेहतर हो स्वास्थ्य व्यवस्था? एक तो मास्क कंपलसरी किया जाए, बच्चे मास्क नहीं पहनते बिल्कुल, चाहे फाइन करें चाहे कहीं पे अवेलेबल करा दें कि भाई मास्क होगी तो ही एंट्री होगी, इस पे ध्यान दें। और सैनिटाइजेशन तो बच्चे सब देखा रखते हैं, लेकिन मास्क बहुत सारे लोग नहीं यूज़ करते हैं। तो आपको लगता है कि मास्क कंपलसरी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। मास्क तो और भी फायदे हैं उसके। हाँ फायदे हैं। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए ऐसा है कि WHO के ने आज ही मैं एक WHO का अभी लेटेस्ट वीडियो देख रहा था, तो उसमें ये था कि आप एक तो इम्यूनाइजेशन जिनको हो रहा है, सरकार ने जो प्रायोरिटी ग्रुप है जैसे हेल्थ केयर वर्कर थे, फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, ये सब में मोर देन 60 ईयर्स एंड देन मोर देन 45 ईयर्स विद कोमॉर्बिड कंडीशंस, ऐसे करके लिए, क्योंकि ये लोग ऐसा एज ग्रुप है जिनमें की इम्यूनिटी रिलेटिवली कम होती है। और दूसरी बात में यदि उनको इन्फेक्शन होता है तो इनमें उनके कॉम्प्लिकेशंस होने के खतरे ज़्यादा रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और सरकार इतना वगैरह, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, सिविल हॉस्पिटल में हम लोग थे तो पूरा अनाउंसमेंट होता रहता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, मास्क लगाएं, बार हाथ धोएं। ये इसमें कुछ भी खर्चा नहीं आता है, हाथ हम वैसे ही धोते हैं, बार हम अगर हाथ धोएंगे, मास्क लगा के रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग में थोड़ा मेंटेन करके रखेंगे, तो क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि जो कि इस तरह से ही फैलेगी। अगर हम ये प्रिकॉशन रखेंगे तो बीमारी ही नहीं होगी। हम लोग इतने थे कि हमें तो अभी वैक्सीन लगी है, अब मेरे को 2 डोज वैक्सीन लग चुकी है और डोज लगी, लेकिन इससे पहले तो हम आपने पूरा प्रिकॉशन लिया। प्रिकॉशन लेने के बाद में हमारे परिवार में या हमारे मुझको या हमारे मिसेस को किसी को भी कोविड नहीं हुआ। तो ये सारी प्रिकॉशन का ही परिणाम होता है। और अगर इसमें कोई वो चूक नहीं करनी चाहिए, अगर और साथ साथ जो है धीरे धीरे करके पूरा हम लोगों ने इस चीज़ को, क्योंकि जो ऑफिस के बाद में हम लोग की रात में जूम मीटिंग होती थी, जूम मीटिंग में हम लोग CMS को कांटेक्ट करते थे, उनसे कहते थे कि आप अपनी फैसिलिटी दिखाइए जूम से ही। फिर जूम की फैसिलिटी देखने के बाद में उनके वहाँ जो पेशेंट भर्ती होते थे उनसे पूछते थे कि भाई आप यहाँ पर ठीक हैं, कोई आपको दिक्कत तो नहीं है, खाना ठीक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने कोशिश की कि पूरा टॉप से लेकर जो हमारे नीचे तक और हर मरीज को पूरी सुविधा वो मिल सके। और मुझे गर्व के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे समस्त डॉक्टरों ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने और हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, खासतौर से सफाई कर्मचारियों ने बहुत शानदार काम किया, जिसकी वजह से आज हम प्रदेश में क्या पूरे विश्व में ये कह सकते हैं कि हम लोग अपनी सबसे बेहतरी से हम लोगों ने काम किया। अब मैं सिर्फ इतना ये कहना चाहता हूँ कि देखिए मेरे को दोनों वैक्सीन की डोजेस लग चुकी हैं, दोनों डोज लग चुकी हैं। जिसका नंबर आ रहा है आप लोग अपने को वैक्सीनेट जरूर कराइए। दोनों वैक्सीन हमारी सेफ वैक्सीन है, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद ये मत सोचिए कि कोविड से आप कुछ नहीं कर हो पाएगा। तो आप प्रिकॉशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, बार हाथ धोना और भीड़ भाड़ की जगहों में ना जाना, ये सारी प्रिकॉशन आप रखेंगे तो हमें
पूरा विश्वास है कि जो हम जैसे हिंदुस्तान ने पूरे विश्व को दिखा दिया कि हम लोग किस तरह से कोविड से लड़ सकते हैं, तो हम लोग आगे भी इसी को और अच्छे से मेंटेन कर सकेंगे और हमारी जनता जो है इस कोरोना इन्फेक्शन से बच जाएगी। चलिए डॉक्टर साहब, आपको और मैडम आपको भी बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी शानदार बातें बताई। तो ये आपने देखा कि ये डॉक्टर देविंदर सिंह नेगी और उनकी पत्नी अनीता ने किस तरीके से कोविड के दौरान किए गए काम और उससे बचने के उपाय बताए। महत्वपूर्ण यही है कि अफसर वही अच्छा होता है जो अपने साथ सभी लोगों को लेकर चले, और वो गुण देविंदर सिंह नेगी में है। अगले सप्ताह हम फिर आपको किसी एक ऐसे ही अफसर से रूबरू कराएंगे जो कुछ हट के होगा, अलग होगा। तब तक सभी दर्शक देखते रहें इंडिया न्यूज़। नमस्कार।